हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट फॉल में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इनटू प्रैक्टिस, जो भी आपका सब्जेक्ट है ईवीएस का फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं उनका एक सब्जेक्ट है ईवीएस। तो ईवीएस का ये जो चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर है, पर ये मेरे पीडीएफ में सेकंड है। ठीक है, तो जितना भी अब मैं आपको डिस्कस करूँगा इसके बारे में, प्राकृतिक संसाधन क्या है, जो भी आपका टॉपिक मैं आपको क्लियर करूँगा वो सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं ज़्यादा इंट्रो नहीं दूंगा अपने चैनल का, पर अगर आपको ऐसे ही अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, अगर आपको ऐसे ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है तो आप प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपको ये पूरा ईवीएस जितने भी इसके चैप्टर है वो आपको पूरे कंप्लीट करा दूंगा एग्ज़ाम से पहले। तो ये मेरी थर्ड है, इससे पहले मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वो भी जाके देखें और अपना सिलेबस पूरा करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको प्राकृतिक संसाधन में आपको परिचय है, फिर उसके बाद नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों संबंधित समस्याएं, ये आपको पढ़ना है। वन संसाधन क्या है, जल संसाधन क्या है, खनिज संसाधन क्या है, खाद्य संसाधन क्या है, ऊर्जा संसाधन क्या है और भूमि संसाधन क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। बस आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ना है, इनका उपयोग कैसे होता है, इनका दोहन यानी कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है और किस तरीके से पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं, ये सब आपको थोड़ा सा पढ़ना है। अगर आप ये थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं तो आप आराम से एग्ज़ाम में अच्छा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा परिचय है, जैसे यहाँ लिखा है, मानव और प्रकृति का गहरा एवं अटूट संबंध है। वह प्रकृति की गोद में उत्पन्न होता है और प्रकृति के तत्वों से ही जीवित रहता है। यहाँ पे आपको जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उससे रिलेटेड बात की गई है। जितने भी प्राकृतिक का मतलब ही ये है कि जो हमें नेचर से प्राप्त हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको उसके मतलब कह सकते हैं आप उसकी एक ऐसी मतलब करेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे बतानी है, उनकी विशेषताएं बतानी है नेचर से रिलेट करके। ठीक है ना, तो ये आपकी परिचय हो जाएगा यहाँ पे आपका। फिर उसके बाद आता है प्राकृतिक संसाधन से क्या आशय है। जो ऊपर आपको जितना भी बताया गया है परिचय में वही सब यहाँ पे होगा, इसलिए आप यहाँ से पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधन का क्या आशय है। मनुष्य की आवश्यकताओं का पूरा करने में समर्थ जैव भौतिकी पर्यावरण के तत्वों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत वायु, भूमि, मृदा, नदी, झील, जल प्रपात, सागर, भूमिगत जल, खनिज संसाधन मानव के लिए तीन प्रकार से उपयोगी हैं। एक तो ये विकास के लिए अर्थात ऊर्जा और अनुकूल दशाएं प्रदान करते हैं। इनसे पर्यावरण का निर्माण होता है। इनमें मनुष्य तथा जीव अपना जीवन जीते हैं। वायु, जल, वन और विविध प्रकार के जीव मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। संसाधन विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि देखो प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए हैं, यानी इसमें मनुष्य के द्वारा इनमें कोई भी वस्तु कोई भी संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा हमें मिला है, इसमें कोई मनुष्य का योगदान नहीं है। ये सब क्या हुआ, हमारे प्राकृतिक संसाधन। अब ये किस तरीके से हमारे लिए योग्य है, किस तरीके से उपयोगी है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देना है। फिर उसके बाद आपको इनके मतलब कि किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में बता देना है। इनके एग्जाम्पल दे देने हैं आपको, मृदा, भूमि, इन सबको हेडिंग बनाकर आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देना है। तो आपका प्राकृतिक संसाधन का आशय बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं। अब प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है यहाँ पे। आपको मैं बता दूँ, ये हम बहुत ही हमने ये 6th 7th 8th 9th बहुत हमने पढ़ा है ये, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझना है तो आप आराम से कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण अजैविक और जैविक में किया गया है। अजैविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो गैर जीवित चीज़ों और गैर कार्बनिक पदार्थों से बनते हैं। इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के कुछ उदाहरण पानी। अजैविक संसाधन वे संसाधन हैं जिनका एक बार मतलब कि जो नेचर के थ्रू मिले हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, इसमें पानी, वायु, भूमि, धातु जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब क्या हुए, अजैविक। फिर आता है जैविक। ये वे संसाधन है जीवित प्राणियों और पौधों जैसे कार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न होते हैं। इसे श्रेणी में जीवाश्म ईंधन भी शामिल है क्योंकि वे क्षय युक्त कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त होते हैं। अब जैविक जो आपके
जैविक देखो, अजैविक आपको पता चल गया। अजैविक संसाधन संसाधन जो गैर जीवित, यानी कि जिसमें ना कोई जान है ना कुछ है, ये उनके द्वारा मिला है। पर लेकिन जैविक क्या है, जीवित प्राणियों के द्वारा मिला है, पेड़ पौधों के द्वारा मिला है, जानवरों द्वारा मिला है, जो जिनके अंदर जीवन था, जिनके अंदर जान थी, ये उनके द्वारा मिला है। फिर आता है विकास के स्तर। फिर क्या आता है, विकास के स्तर के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निम्नलिखित तरीकों से बांटा गया है। वास्तविक संसाधन, रिजर्व संसाधन, संभावित संसाधन और स्टॉक संसाधन। इन संसाधनों का विकास, सबसे पहले वास्तविक संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। क्या है वास्तविक संसाधन में, इन संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और लागत पर निर्भर है। ये संसाधन वर्तमान समय में उपयोग किए जाते हैं। फिर आता है रिजर्व संसाधन। वास्तविक संसाधन का वे भाग जैसे भविष्य में सफलतापूर्वक विकसित और उपयोग में लाया जा सके, वे रिजर्व संसाधन कहलाते हैं। ये मैं आपको बता दूँ, ये ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है, आपको आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हाँ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि अनवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधनों में अंतर बताओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है। आप न्यू पॉलिसी के तहत आपका जो एडमिशन हुआ है कोई बात नहीं, पर आपके में ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, ये आएगा। तो इसका आगे देख लेते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों को कैसे बांटा गया है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन और अन्य। नवीकरणीय संसाधन में क्या क्या है, प्रत्यक्ष और सौर ऊर्जा संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन संसाधन जो उपयोग से नष्ट हो जाते हैं, अन्य वस्तुओं जैसे हेतु उपयोगी संसाधन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, ये आपको मैं तब थ्योरी में समझाएंगे जब आपको अच्छे से समझ आएगा। और देखो नवीकरणीय संसाधन के बारे में क्या कह रहा है। नवीकरणीय संसाधन के बारे में कह रहा है कि इसके अंतर्गत ऐसे संसाधन आते हैं जिनका प्रयोग मानव द्वारा पुनः किया जा सकता है। नवीकरणीय, यहाँ पे नवीकरणीय, नवी का ही मतलब यह है कि जिसका निर्माण दोबारा किया जा सकता है, जो नया बनाया जा सकता है, नवीकरणीय। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन जिनको दोबारा बनाया जा सकता है। इसके अंतर्गत निर्माण का अब क्या कहता है आगे, अभी कहता है इन संसाधनों का निर्माण निरंतर प्रकृति में होता रहता है। मानव के संतुलित प्रयोग से इनमें कभी कमी नहीं आती, इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। नवीकरणीय और अप्रवर्तनीय संसाधन, इसके अंतर्गत महासागरीय जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मृत्तिका, वायु आदि शामिल हो जाता है। अप्रवर्तनीय जिनका प्रवर्तन नहीं किया जा सकता, ये वो वाली चीज़ है। नवीकरणीय लेकिन दुष्प्रयोजनीय संसाधन, अविवेकपूर्ण उपयोग से ऐसे संसाधनों की मात्रा तथा अवगुण घटते जाते हैं। इसके अंतर्गत भूमि, वन्य जीव, जल संसाधन आदि सम्मिलित है। संपोषणीय और नवीकरणीय संसाधन, इन संसाधनों की नवीकरणीयता इनके उपयोग की विधि पर निर्भर करती है। इमारत, लकड़ी, मानव संख्या, भूमि उर्वरता। ये आपको मैं बता दूं, आपको बस फोकस किस पे करना है, नवीकरणीय पे। ये इसके पॉइंट्स है। अगर आपको नवीकरणीय के बारे में ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखना है तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। पर आप अगर पढ़ेंगे पूरा तो अच्छा रहेगा। नवीकरणीय संसाधन अथवा नव्य संसाधन वे संसाधन जिन्हें भंडार में प्रकृति परिस्थिति की प्रक्रियाओं द्वारा पुनः स्थापन होता रहता है। हालांकि मानव द्वारा ऐसे संसाधनों का दोहन अगर उनके पूर्ण स्थापना की दर से अधिक तेजी से होगा तो नवीकरणीय संसाधन नहीं रह जाते, इनका क्षय होने लगता है। ठीक है, फिर आता है अनवीकरणीय संसाधन। क्या होते हैं अनवीकरणीय, आपको इसका उल्टा ही है नवीकरणीय का, तो ज़्यादा डीपली नहीं बताऊँगा मैं आप, क्योंकि बहुत समझदार बच्चे हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका भंडारण में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन नहीं होता। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग निकट भविष्य में संभव नहीं होता, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एक बार प्रयोग में लाने के पश्चात इनके पुनर्निर्माण में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, मतलब एक बार इस्तेमाल करने के बाद इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, इनको बनने में बहुत करोड़ों साल लगते हैं, तो ऐसे आप बता सकते हैं। ठीक है, फिर आता है प्राकृतिक संरक्षण के विभिन्न उपाय। प्रकृति के संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय क्या बताए गए हैं। आप ये क्वेश्चन भी आता है आपके लिए, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है कि प्रकृति को बचाने के लिए क्या क्या उपयोग किए जा सकते हैं, तो आप ये अपने पास से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है
प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग करने बंद कर देना चाहिए। तो आप ये देखो, यहाँ तो एक लाइन 2 लाइन में ही निपटा दिया पॉइंट, पर आप उसको बड़ा कैसे कर सकते हो। आप यहाँ लिखोगे प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग बंद करना, ठीक है। आप कैसे लिखोगे, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग में कमी। ये हेडिंग बना के फिर आप उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 10 20 7-8 लाइन लिखेंगे, फिर नया पॉइंट यहाँ से बनाएंगे। तो ऐसे करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप ऐसी सिंगल लाइनें लिखोगे तो कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाले, ना आपके पेजेस भरने वाले। कम से कम 15 मार्क्स के लिए आपको 4 या 3 पेजेस भरने होंगे, तो उसके लिए आपको हेडिंग बना के लिखना है, ठीक है। फिर देखिए क्या कहता है, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग करना बंद करना होगा। उपलब्ध संसाधनों के अपव्यय किए बिना समझदारी से उपयोग करना होगा। फिर कहता है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जंगली जानवरों का शिकार बंद करना चाहिए। किसानों को मिश्रित फसल की विधि, उपयुक्त कीटनाशकों और फल चक्रों से सिखाना चाहिए। खाद जैविक उर्वरकता लाने की ज़रूरत है। वनों की अत्यधिक कटाई को रोकना चाहिए। वर्षा के जल का जो संचयन प्रणाली, उस मतलब कि वर्षा के जल को संग्रहित करना चाहिए। सौर जल और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी जो नवीकरणीय संसाधन है ना, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, और किस तरीके से उन्हें हम दोबारा उनका यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहिए। लोगों को जागरूक करना चाहिए। और जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना चाहिए। जो हमारा पेट्रोल है, ये पेट्रोल आपको पता है कि बहुत महंगा होता जा रहा है धीरे धीरे। तो क्यों हो रहा है ये महंगा, इसलिए ही हो रहा है क्योंकि अब इसकी इसकी अब संख्या रहेगी ना, बहुत कम रह गई है। अब ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, इसलिए इनकी महंगाई ज़्यादा होती जा रही है, ताकि लोग इसको ऑप्शनल में लाके किसी और चीज़ का इस्तेमाल करें, सीएनजी गैस का इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें महंगी इसलिए ही की जाती है ताकि पब्लिक जो है ना, महंगी चीज़ देख के उसे छोड़ दे और किसी और चीज़ पे चले जाए। जैसे अब जो पेट्रोल है, डीजल है, महंगा हो रहा है, तो लोग कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जा रहे हैं। अब देखो स्कूटी भी इलेक्ट्रॉनिक चलने लग गई, बाइक भी, कार भी। तो ये इसलिए ही होता है महंगाई, वरना कोई और बात नहीं है। फिर आप इसके पॉइंट लिखने के बाद आगे देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का असमान उपयोग, ये थोड़ा सा ज़रूरी नहीं है। भूमि उपयोग की योजना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। निर्वहनीय जीवन शैली की आवश्यकता, पृथ्वी पर मानव जीवन की गुणवत्ता और परितंत्रों की गुणवत्ता संसाधनों का निर्वहनीय उपयोग के सूचक है, ठीक है। ये कहता है प्राकृतिक संसाधन, देखो मेन जो चीज़ें मैं आपको वही पढ़ाऊँगा, क्योंकि वो बहुत बार पूछी जाती है और हर बार वही रिपीट क्वेश्चन होते हैं। तो कहता है प्राकृतिक संसाधन और संबंधित समस्याएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। प्राकृतिक संसाधन क्या है वो आपको पता ही है, उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। फिर उसकी समस्याएं क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधन क्या है, आपको देखो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन क्या है, वन संसाधन है, जल संसाधन है, खनिज संसाधन है, खाद्य संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, और आपका भूमि संसाधन है। ये सब आपके क्या है, प्राकृतिक संसाधन। अब आपको इनको याद रखना है पॉइंटों को, और इनको एक एक करके हेडिंग बनाकर इन सबको आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तब आप डिफाइन कर देंगे ना इनको, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे वन संसाधन के बारे में थोड़ी थोड़ी लाइनें बता दी गई है। फिर उसके बाद क्या बताया इन्होंने, वनों के प्रमुख एवं वन विनाश के कारण में समस्या है। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, पहले वन संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, फिर उसकी थोड़ी सी डीपली में जाके उन्होंने वन के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, वनों के प्रमुख, अब उसने क्या करा है यहाँ पे, वनों के बारे में थोड़ा डिफाइन करना है, फिर उसके उपयोग बताने हैं, फिर वन के उनके कारण और वे उनकी समस्याएं बतानी है, ठीक है ना। यहाँ पे यही है, ये आपको कोई भी एक संसाधन के बारे में लिखने को आ सकता है पेपर में। तो घरेलू एवं व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति तथा उत्पन्न समस्याएं, वनों के देखो, वनों में सबसे ज़्यादा क्या है, वनों का विनाश कारण क्या है, विनाश क्यों हो रहा है, इनका कारण, लोगों को अपने घर के लिए लकड़ियाँ चाहिए होती है, लकड़ियों की चीज़ें बन रही हैं, तो उसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। आप कॉपी किताबें जो होती है, कागज़ जो होते हैं, वो लकड़ी से बनते हैं। तो ये सब लकड़ियाँ कहाँ से आती है, वनों से। तो सबसे बड़ा कारण तो इनका यही हो गया, क्या उद्देश्य है, लकड़ियों का सामान बनाना है, इसलिए वनों की कटाई हो रही है, फैक्ट्रियाँ लगानी है तो वो हो रही है। तो ये सब इसके कारण है और यही इनकी समस्या है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे बतानी है, ठीक है ना। फिर कृषि भूमि तैयार करना, अतिचारण, वनों में लगने वाली अग्नि,
ये सब आपके ये सब समस्याएं ये आपको बतानी है। अगर आप अपने पास से बना के लिखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर कहता है वनों का चारागाहों में परिवर्तन। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन, मतलब कि जो ये आपके बांध वगैरह बनते हैं ना, जो आपके डैम वगैरह बनते हैं, तो उनके में भी बहुत सारे जंगल काटे जाते हैं, फिर जाके वो चीज़ बनती है। तो ठीक है ना, आप ये भी वहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो। फिर स्थानांतरीय झूमिंग कृषि, वन संसाधन का संरक्षण। देखो पहले समस्या आ गई, कारण आ गया कि वन की कटाई कैसे हो रही है, उस पर क्या समस्या है। फिर उसका संरक्षण भी आपको बताना है कि किस तरीके से संरक्षण किया जा सकता है। तो कैसे करा जा सकता है संरक्षण, यहाँ पे 5-6 पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं। वनों के पुराने एवं क्षतिग्रस्त पौधों को काटकर नए पौधे लगाने चाहिए। नए वनों का निर्माण, वृक्षारोपण करना चाहिए। आनुवंशिकता के आधार पर ऐसे वृक्षों को तैयार करना जिसमें वन संपदा उत्पादन बढ़े, यानी ऐसे पेड़ पौधे लगाने चाहिए जो जिनकी उत्पादन जल्दी बढ़े, जल्दी उगे, और भी उनके आगे जिनकी जड़ें जल्दी फैले, बड़े होएं, वो वाले पौधे आपको लगाने चाहिए। पहाड़ एवं पलती जमीन पर वनों को लगाना। सुरक्षित वनों में पालतू जानवरों का प्रवेश करने पर रोक लगाना। वनों को आग लगने से बचाना। जले वनों की खाली पड़ती भूमि पर नए वन लगाना। ये सब आपको पॉइंट आपको याद करने, समझना है कि किस तरीके से वनों को बचाया जा सकता है। ठीक है, भारत में वनों की स्थिति बतानी है, ज़रूरी नहीं है। वनोन्मूलन, इमारती लकड़ियों का दोहन हेतु, ये सब इनके समस्याएं जिनकी वजह से वनों का धीरे धीरे, कह सकते हैं धीरे धीरे उनका दोहन हो रहा है। तो इन सब से बचने के लिए क्या करना होगा, वो आपको वहाँ पे संरक्षण बताना है। ठीक है, केस स्टडी आपकी नहीं आएगी, उसके लिए कोई बात नहीं। जल संसाधन बता देना है फिर आपको कि जल संसाधन क्या है, मानव जीवन के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब चीज़ें आपको बता देनी है। देखो गाइस, एग्जामिनर कुछ नहीं पढ़ता, बस वो हेडिंग पढ़ता है। हेडिंग आपकी सही है तो फिर वो बस हेडिंग देख के आपको नंबर देगा, तो आपको वही बताना है। जल के ऊपर आ सकता है, तो जल के संसाधन के लिए मीठे जल के स्रोत क्या है, धरातलीय जल, जो ज़मीन से पानी आता है वो मीठा जल होता है। ठीक है, भूजल, जल के उपयोग बता देने हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, जल के उपयोग के बाद जल के स्रोत क्या है, जल कहाँ से उत्पन्न होता है। भैया ये तो बहुत आसान है, वर्षा का जल होता है, भूमिगत जल होता है, नदी जल होता है, समुद्र जल होता है। देखो आप बहुत बार ये चीज़ पढ़ चुके हो, तो ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, बस आप ये मेन पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लो। आपको यहीं से, क्योंकि अब वर्षा जल क्या होता है आपको पता है, बारिश से होने वाला जल। भूमिगत जल का है, जो पानी ज़मीन के नीचे से उत्पन्न होता है। नदी जल का है, जो नदियों में होता है। समुद्र जल क्या है, समुद्र का खारा पानी जो होता है। तो ये चीज़ें देखो ज़्यादा, बस मेन पॉइंट आपको हेडिंग लिखनी है, याद रखनी है, फिर सब कुछ हो जाएगा। भारत में जल के स्रोत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े बांधों की त्रासदी, ये आपको थोड़ा सा एक आध बांध के ऊपर भी आपका आ सकता है। ये आपको आ सकता है कि ये टिहरी बांध परियोजना है ना, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इस परियोजना के बारे में थोड़ा सा बताएं। ठीक है ना, तो आप ये इसको नोट कर लेना। ये याद करने वाली चीज़ें, कोई समझाने वाली बात नहीं है इसमें, ये आपको याद होना चाहिए। स्रोत योजना, ये आपको याद करना पड़ेगा। टिहरी बांध परियोजना का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। भाई देखो, ज़रूरी नहीं है टिहरी बांध यानी बांध या डैम से रिलेटेड है, तो डैम के बारे में आपको पता है कि जब डैम बनता है तो वहाँ की सिंचाई पर, खेती बाड़ी पर असर पड़ता है, सिंचाई पर असर पड़ता है, वहाँ के जो जंगल होते हैं उन पर असर पड़ता है, लोगों का जो वहाँ का लोगों का विस्थापन हो जाता है, बाढ़ के आने के खतरे हो जाते हैं। यही सब चीज़ें आपके प्रभाव कहलाएंगे। ठीक है, ये देखो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, पर ये आपके पॉइंट हो गए 5। आप पॉइंट बना के लिखोगे तो आराम से नंबर मिलेंगे आपको। बड़े बांधों के पर्यावरण पर प्रभाव, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आ सकता है कि जब बांध बनते हैं तो उनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो क्या देखो यहाँ लिखा है, पारिस्थितिकी तंत्र में विसंगति आने से उस क्षेत्र में मानव को अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इसका प्रमुख कारण विशाल वन संपदा का जलगमन हो जाना, वन्य जीवों के पक्षियों का समाप्त हो जाना है। इसके निर्माण से भू संतुलन पर असर पड़ने से भूकंप आने की हो जाते हैं। बांधों में अत्यधिक मिट्टी का जमाव होने से वे भरने लगते हैं और उनमें जल भराव क्षमता कम हो जाती है। नहरों से सिंचाई में जल एकत्रीकरण एवं लवणता में वृद्धि हो जाती है। बांध का स्तर जल अनेक जल उद्भूत
बीमारियों का वो करता है, उसमें बीमारी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, है ना। यही सब ये पॉइंट है, आपको याद होने चाहिए, समझे। बाढ़, देखो बाढ़ बता दिया ना, यहाँ पे बाढ़ आ जा सकती है। बाढ़ का क्या कारण है? बाढ़ को प्राकृतिक व मानवीय दोनों ही कारक बताए जाते हैं। भौतिक कारण, जल के बहाव को अनुकूल व्यवस्था का नहीं होना, नदी के अतिरिक्त जल के संग्रहण की व्यवस्था की कमी, सड़कों एवं रेल मार्गों को बनाते समय ढाल व जल प्रवाह का ध्यान न रखना, ये सब आपको याद करने हैं। बाढ़ के प्रभाव, बाढ़ के कारण मनुष्य, पक्षी, पशु, ये सब इनकी हानि होती है। बाढ़ आने पर आवासीय बस्तियां एवं जलगमन हो जाता है, मतलब कि बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पे जितने भी उनके घर सब होते हैं वो पानी में बह जाते हैं। बाढ़ के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में जल प्रदूषण से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। बाढ़ के कारण कृषि का विनाश हो जाता है, वनस्पति समाप्त हो जाती है और मृदा का अपरदन तीव्र हो जाता है, यानी उसका कटाव, मिट्टी का कटाव बहुत हो जाता है, ठीक है ना। बाढ़ से बचाव के क्या है, देखो अब बाढ़ से कैसे बचाव कर सकते हैं। वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जल संग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण किए जाने चाहिए। जल संग्रहण क्षेत्रों में होने वाली अपरदन क्रियाओं को नियंत्रित करना चाहिए। नदियों व नालों में अवरोधक बांध बनाकर उनके जल का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। ये 5-6 पॉइंट है, आप इनकी हेडिंग बना के आराम से लिख सकते हैं। फिर आता है सूखा और अकाल। क्या है सूखा और अकाल? आपको पता है क्या होता है, ठीक है ना। जहाँ पे बारिश नहीं होती, पानी का नामो निशान नहीं होता, जहाँ खेती बाड़ी नहीं होती, वो सब सूखा अकाल होता है, ठीक है। सूखा अकाल के क्या कारण है? पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होने के कारण, वनों के अभाव और वन, जहाँ पे वन नहीं होंगे वहाँ सूखा अकाल होगा। राज्यों में लगातार फैलता मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान हो जाना। टिड्डी, जो टिड्डे होते हैं ना, उनका आक्रमण हो जाना, फसलें सारी वो खा जाते हैं, बेकार कर देते हैं, तो वहाँ पे सब सूखा अकाल की दशा वहाँ पे हो जाती है, ठीक है ना। खनिज संसाधन आ गया। खनिज के बारे में आपको बताना है थोड़ा सा। खनिज में ये 3 टाइप के खनिज होते हैं, एक अधात्विक, धात्विक और खनिज। आपके अधात्विक खनिज में क्या क्या आता है? आपका स्टोन आता है, अभ्रवक आता है, जिप्स आता है, फ्लोराइट आता है, सभी प्रकार के इमारती पत्थर से रिलेटेड आपके अधात्विक होते हैं। और धात्विक में आपको पता है सोना, चांदी, प्लेटिनम, यूरेनियम, केडियम, ये सब आपका वो हो गया धात्विक। खनिज में क्या आता है? लिक्विड वाली चीज़ें, ईंधन, खनिज ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, ये सब, ठीक है। फिर भारत में खनिज संसाधन। भारत में खनिज संसाधनों के बारे में आपको बताना है कि भारत में क्या क्या मिलता है। हीरा मिलता है, कहाँ पे मिलता है वो आपको बताना है। पर्यावरण का होने वाला नुकसान, पर्यावरण को का होने वाला नुकसान क्यों होता है, पर्यावरण को नुकसान, वो आपको बताना है। खानों में बमों से छेद करने तथा बारूद से उड़ाने खानों की ढुलाई, यानी जब खान जो होते हैं ना, खान की सुरंग खोदने के लिए बम लगा देते हैं, वहाँ बारूद भर देते हैं उसको गड्ढा करने के लिए, बड़ा होल करने के लिए, तो जिससे ना सड़क से परिवहन व सीजन कचरे ढेरों का, यानी वहाँ पर कचरों का वायु प्रदूषण बहुत हो जाता है, धूल मिट्टी उड़ती है, उससे एक तो वायु प्रदूषण हो गया। फिर आपका जल प्रदूषण होगा, वहाँ से जितना भी अयस्क खनिज खानों से निकलने वाले जितना भी मल होगा, गंदगी होगी, वो सब कहाँ जाएगी? पानी में जाएगी, तो जल प्रदूषण होगा आपका, है ना। तो आपको ये सारे वहाँ पे जितने भी प्रदूषण है ना, उसके बारे में आपको बताना है। प्रदूषण होगा तो पर्यावरण को हानि होगी, तो वही चीज़ है। खाद्य संसाधन के बारे में बताना है आपको। खाद्य संसाधन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप लिख लेना पेपर में। आपको ना देखो गाइस, सारा एक तो आपका जनसंख्या से रिलेटेड बहुत आएगा, तो आप वो लिख सकते हैं। आधुनिक कृषि के प्रभाव बताने हैं आपको। मानव द्वारा स्थायी कृषि प्रारंभ करने से लेकर आधुनिक काल तक कृषि के तौर तरीकों का निरंतर परिवर्तन होता रहता है ना। तो आपको उसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। खाद्य पदार्थों का कीटनाशकों का प्रभाव, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन आपको पता ही है, सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का आधारभूत वो है। ऊर्जा संसाधन आर्थिक विकास और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक संसाधन है। समाज में ऊर्जा की बढ़ती हुई ज़रूरतों को उचित लागत पर पूरा करने के लिए ऊर्जा के पारंपरिक संसाधनों के विकास की जिम्मेदारी सरकार की है। ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में पूरा ऊर्जा के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देनी है। फिर ऊर्जा के प्रकार बताने हैं। एक होते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जैसे जलावन,
उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली। यहाँ पे ऊर्जा के प्रकार बताए गए हैं, जैसे जलावन है, उपले हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस और बिजली। मतलब इन जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं ना, जो स्टार्टिंग से जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे उपले हैं उनका खाना बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, आग जलाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयलों का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके प्राकृतिक गैस है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे उनका इस्तेमाल पिछले कई दशकों से होता आ रहा है ना, उसी हिसाब से अब कर रहे हैं, तो वो आ गए हमारे परंपरागत। जो पहले से होते आ रहा है वैसे सेम हम भी कर रहे हैं, तो वो आ गए आपके परंपरागत। कोयले के बारे में बताना है आपको, लिग्नाइट, ये सब आपको याद करना होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और गैर परंपरागत आपको पता ही है, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, यानी कि ऐसी सारी फैसिलिटीज़ जिनके द्वारा अब नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, सौर ऊर्जा आपको पता है, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। क्या सूर्य की किरणें आ रही है, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो अपनी बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में आप उसको बना रहे हो। बांध बनाए, डैम बनाया, डैम में फिर पानी से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। फिर आपने वो बड़ी बड़ी आपने देखी होगी, जब आप गांव की तरफ जाते होगे तो वहाँ पे बड़ी बड़ी पवन चक्की लगी होती है, तो वो हवा चल रही है, वो पंखे घूम रहे हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो ये सब क्या हुए, गैर परंपरागत, यानी जो अब जिनका न्यू कह सकते हैं कि दोबारा जिनका नए तरीक़ों से मतलब है चीज़ें वही पुरानी, पर उनका नए तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये आपकी हुई गैर परंपरागत, जिनका इस्तेमाल अब स्टार्ट हुआ है। बायोगैस आपको पता ही है, ज्वारीय ऊर्जा क्या है उसके बारे में आपको पता है, भूतापीय ऊर्जा, ये सब आपको बताना है। ऊर्जा संकट एवं संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण के उपाय, घरों में पानी की टंकियों में पानी पहुंचाने के लिए टामर का उपयोग करके पानी के व्यर्थ व्यय को रोककर विद्युत ऊर्जा की बचत की जा सकती है। यह आप सबको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको समझाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा। खाना बनाते समय हेतु बिजली के स्थान पर सोलर कुकर में पानी गर्म करने हेतु गीजर के स्थान पर सोलर वाटर हीटर का उपयोग करना, है ना। कमरे के लिए हल्के रंग के पर्दों का उपयोग करना, यानी ऐसी चीज़ें जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर आपका आता है भूमि संसाधन, ये सब प्राकृतिक संसाधन के बारे में चल रहा है अभी, पर आपको कोई भी एक संसाधन के ऊपर लिखना होगा, 15 मार्क्स में आ जाएगा आपका। भूमि संसाधन के बारे में बताना है आपको। भूमि संसाधन के रूप में भूमि किस तरीके से काम करती है वो आपको बताना है। भूमि का ह्रास कैसे हो रहा है, कुप्रबंध द्वारा उर्वरता का क्षय, मृदा अपरदन, ये आपको पता है, मृदा अपरदन अभी ऊपर पढ़ा हमने। क्षारीयता, लवणता, ये समस्या अस्थायी जल के अतिरेक तथा उच्च मान वाले क्षेत्रों में जन्म लेती है। उच्च वर्षा अथवा अति सिंचाई के कारण आर्द्रता भूमि के नीचे अतिस्रावित होती है तथा भूमिगत लवण को अपने में घोल लेती है। जल क्रांति है, सूखा एवं बाढ़ है, मरुस्थलीकरण है, ये सब भूमि को नुकसान पहुंचाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए व्यक्ति की भूमिका, अब भैया क्या करना चाहिए, हम अपने आने वाली भावी पीढ़ी के लिए क्या छोड़ें, ये सोचने वाली बात है आपके लिए। क्या कहता है, निर्वहनीय जीवन शैली के लिए संसाधनों का समतामूलक प्रयोग करना चाहिए। निष्कर्ष आ गया यहाँ पे। अब गाइस आपका चैप्टर पूरा हो चुका है। आपको बस ये जल वाला है ना, भूमि वाला है, ये थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट है, आपको ये ढंग से पढ़ना होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना आप, और ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पूरा चैप्टर बता दिया है। और आपके ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। 15 मार्क्स के 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे ये, तो ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कहीं पे कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ रिप्लाई दे दूँगा। और अगर आप चाहते हो ये PDF लेना तो प्लीज़ मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप इस चैप्टर का नोट्स आप ले सकते हैं। और सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो भी आपके लिए बनाऊँगा मैं। थैंक यू।